नमस्कार दोस्तों, हिंदी प्रभात यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और ध्यान रखिएगा, पिछले आप जो है क्लास में मिट्टियाँ पढ़ी थी, फिर इसके बाद फसल एवं कृषि। तो सबसे पहले हम लोग आएंगे फसल एवं कृषि। तो फसल एवं कृषि जो है कुछ जो है अनुसंधान संस्थान है, किस तरीके से भारत में फसल और कृषि, इसके बाद किस राज्य में कौन सी फसल सर्वाधिक उत्पादन होती है, और भारत में फसलों के प्रकार हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, फसल की प्रमुख विधियां हैं, जैसे कृषि की प्रमुख विधियां हैं। तो ये देखिए, फसल एवं उसकी जो विधियां, कौन कौन सी विधि से भारत में फसल का उत्पादन किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग आएंगे सेरीकल्चर। सेरीकल्चर मतलब होता है रेशम उत्पादन या रेशम कीट पालन। तो आपको ध्यान रखना है, इस पर हमेशा क्वेश्चन बने हुए हैं। रेशम कीट पालन किसके तहत किया जाता है? सेरीकल्चर के तहत। उल्टा करके क्वेश्चन दे सकता है, या रेशम सेरीकल्चर के तहत जो है क्या उत्पादन होता है? रेशम। अब देखिए, फिर आते हैं एपी कल्चर। एपी मधुमक्खी होता है, इसका तात्पर्य है एपी कल्चर की बात करते हैं तो मधुमक्खी पालन, इसका ये तात्पर्य है मधुमक्खी से संबंधित जो शहद उत्पादन होता है, ये भी एपी कल्चर के अंतर्गत आता है। ये भी क्वेश्चन दे सकता है, शहद उत्पादन जो है किसके अंतर्गत आता है, किस खेती की विधियों के अंतर्गत? एपी कल्चर, ये मधुमक्खी पालन। फिर हम लोग आते हैं पीसी कल्चर। पीसी कल्चर जो है हमारा क्या है? मछली पालन है। पीसी कल्चर के तहत जो है मछली पालन किया जाता है। अब देखिए, फिर इसके बाद हम लोग आते हैं फ्लोरीकल्चर। फ्लोरीकल्चर मतलब होता है फलों का उत्पादन। फ्लोर जो है फलों का उत्पादन, फ्लोरी फ्लावर से संबंधित है, जो कि फूलों का उत्पादन होता है। फलों का उत्पादन पोमोकल्चर के तहत होता है। फ्लोरीकल्चर के तहत फ्लावर जो होता है वो फूलों के उत्पादन के लिए फ्लोरीकल्चर का इस्तेमाल किया जाता है। ये विधियाँ हैं। बीटी कल्चर काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इस पर भी हमेशा क्वेश्चन बना है। आप लोगों को जितना ये बताया गया है, ये सभी पुराने एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन का ही जो है एक संग्रह है, जो कि फल या कृषि उत्पादन की विधियां पहले बताई जाएंगी, फिर क्या क्या हुआ उसमें ये बताया जाएगा। तो ये देखिए, इसमें हो जाएगा बीटी कल्चर अंगूर की खेती, वर्मी कल्चर आपका केचुआ उत्पादन, इसका मतलब है, या केचुआ पालन, ये उत्पादन में वृद्धि करने के लिए किया जाता है। उत्पादन में वृद्धि करने के लिए केचुआ पालन किया जाता है। पोमोकल्चर, ये फलों का उत्पादन है। पोमोलॉजी कर देगा तो फलों पर एक अनुसंधान करना है, इसका मतलब है अध्ययन करना है फलों के संबंधित। पोमोकल्चर है तो फलों का उत्पादन है। ओलरी कल्चर, ओलरी कल्चर के तहत सब्जियों का उत्पादन होता है। सभी सब्जियों का उत्पादन जो है ओलरी कल्चर के तहत किया जाता है। फिर इसके बाद हम लोग आते हैं, इस पर भी क्वेश्चन बने हैं। अब यहाँ पर है हार्टिकल्चर, बागवानी फसल। बागवानी फसल में फल और फूल दोनों, इसका मतलब है कि बागवानी फसल के तहत जो है हार्टिकल्चर का जो है कह सकते हैं विधियों का प्रयोग किया जाता है। अब इसके बाद हम लोग आते हैं एरोपोटिक। ये कई 2-3 एग्ज़ाम में पूछा हुआ है, पिछले साल भी ये क्वेश्चन पूछा था। हवा में पौधों का उत्पादन क्या कहलाता है? हवा में पौधों का उत्पादन, तो हवा में जो पौधे होते हैं इसको एरोपोटिक बोलते हैं। एरो मीन्स हवा होता है, और एरोपोटिक मतलब होता है हवा में पौधों का उत्पादन। हाइड्रोपोनिक्स, हाइड्रो मतलब जल, हाइड्रोपोनिक मतलब होता है जल में पौधे को उगाना। हवा में पौधे को उगाना, या ये कह सकते हैं उगाना भी हो जाएगा। हवा में पौधों को उगाना एरोपोटिक होता है। हाइड्रोपोनिक्स होता है कि जो कि जल में, इसका मतलब है मृदा रहित कृषि, इसको कह सकते हैं हाइड्रोपोनिक को। मृदा रहित कृषि, मृदा रहित कृषि, ये हाइड्रोपोनिक्स है। अब देखिए, एरोपोटिक, हार्टिकल्चर बागवानी फसलें, जल में पौधे उगाना, हवा में पौधे उगाना, हार्टिकल्चर बागवानी है। अब ध्यान रखना है, ओलरीकल्चर सब्जियों का उत्पादन, पोमोकल्चर जो है कह सकते हैं फलों का उत्पादन, वार्मी कल्चर केचुआ का पालन। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, पोमोकल्चर,
फलों के उत्पादन के लिए वर्मीकल्चर, केचुआ पालन या उत्पादन में वृद्धि लाने के लिए विटीकल्चर, उत्पादन में वृद्धि मतलब होता है फसलों के उत्पादन में वृद्धि केचुआ पालन के कारण। विटीकल्चर अंगूर की खेती, फ्लोरिकल्चर फूलों का उत्पादन, पीसीकल्चर मछली पालन, एपीकल्चर मधुमक्खी पालन, सेरीकल्चर जो है रेशम कीट पालन। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसको बना सकते हैं, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनता है, हमेशा क्वेश्चन बनते हैं। चलिए फिर इसके बाद हम लोग आते हैं कृषि की विधियां, किस तरह से कृषि की जाती हैं, ये आप लोगों का हो गया। अब हम लोग आते हैं कि भारत में कृषि योग्य भूमि, ये देखिए भारत में कृषि योग्य भूमि, कृषि योग्य भूमि इसका मतलब है कि भारत में कृषि योग्य भूमि कौन कौन सा है या कितने क्षेत्रफल में कृषि योग्य भूमि है। तो पहले आपको ध्यान रखना है कि भारत में 55%, हालांकि पहले 60% था, लगभग 55% जनसंख्या किस पर निर्भर है, जनसंख्या कृषि पर है। निर्भर है, इसका मतलब है भारत पर लगभग 55% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। फिर इसके बाद कृषि भूमि प्रति लोगों का, इसका तात्पर्य है लगभग एक व्यक्ति पर कितना हेक्टेयर भूमि आ रहा है भारत में। तो ये देखिए हमारी जनसंख्या में प्रति व्यक्ति कृषि भूमि, प्रति व्यक्ति कृषि भूमि काफ़ी कम है। प्रति व्यक्ति कृषि भूमि जो है 0.10 हेक्टेयर है, 0.10 हेक्टेयर यदि हम लोग बात करते हैं। और यही 1951 में, ये हम लोग 2020 की बात करते हैं, 2020 में प्रति व्यक्ति भूमि जो है 0.10 हेक्टेयर है। इस पर क्वेश्चन बन सकते हैं क्योंकि लगातार अब फिर कृषि का मात्रा बढ़ जाएगा, लोग शहरों से गांवों की तरफ चले गए कोरोना के कारण। तो यहाँ पर देखिए इसकी जो कंडीशन है डिपेंडेंट जो 55% है उसकी क्रमांक फिर बढ़ जाएगा। लोग गाँव में रहकर ही कुछ अपना जो है आत्मनिर्भर कार्य करेंगे, सरकार भी चाह रही है कि लोग आत्मनिर्भर हो जाएं। तो ये देखिए 1951 में यदि हम लोग बात करते हैं कि प्रति व्यक्ति कृषि भूमि, प्रति व्यक्ति कृषि भूमि 1951 में प्रति व्यक्ति कृषि भूमि कितना हो गया। तो ये देखिए इसमें हो जाएगा 0.30 हेक्टेयर है, 0.30 हेक्टेयर है प्रति व्यक्ति 1951 में, वहाँ पर स्थिति ये थी। आज स्थिति 0.10 हेक्टेयर हो गई है। अब देखिए फिर हम लोग आते हैं भारत में, एक आंकड़ा और लिख लीजिएगा, भारत में कृषि योग्य भूमि, यदि कृषि योग्य भूमि वर्तमान में 51% है, कृषि योग्य भूमि 51% है, जिस पर 4% भूमि चारागाह है। इसी में से 4% घटा देंगे 47, मतलब यदि पूछेगा शुद्ध कृषि योग्य भूमि, यदि शुद्ध वर्ड लगा दिया तो 46 पॉइंट कुछ हो जाएगा, शुद्ध कृषि योग्य भूमि हो जाएगा 46.7। और वहीं क्योंकि उसी जिस पर 40% चारागाह है उसी में से, मतलब सॉरी 4% क्या है, चारागाह क्षेत्र में फैला हुआ है। ये स्थिति है भारत में कृषि योग्य भूमि का। 51% है जिस पर 4% चारागाह भी उसी भूमि से, मतलब क्षेत्र बोए नहीं जा रहा है बल्कि पशुओं का चारागाह बना दिया जा रहा है।
तो ये था हमारा जो है भारत में कृषि योग्य भूमि से संबंधित प्रति हेक्टेयर की क्या स्थिति है। यदि पूछेगा शुद्ध कृषि योग्य भूमि की क्या स्थिति है, तो शुद्ध कृषि योग्य भूमि 46.7 है, ये हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं कि भारत में जो है कृषि का प्रकार, भारत में कृषि के प्रकार, ये देखिए भारत में कृषि के प्रकार की बात करते हैं तो भारत में 3 प्रकार का जो है कृषि किया जाता है, जिसमें रबी की फसल है, खरीफ की फसल है और जायद की फसल है। ये देखिए कृषि के प्रकार की बात करेंगे, फर्स्ट रबी की फसल, सेकेंड खरीफ की फसल और थर्ड जो है जायद की फसल। जायद की फसल, रबी, खरीफ और जायद की फसल, ये 3 प्रमुख फसलें हैं। इसका मतलब है आपको रबी की फसल कब से कब बोई जाती है, तो आपको ये ध्यान रखना है, ये अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है, अक्टूबर और नवंबर में बोई जाती है और इसकी कटाई कब की जाती है, मार्च अप्रैल। और इसमें क्या क्या मुख्य होता है, तो ये देखिए इसमें हो जाएगा गेहूँ, सरसों, चना, मटर, अरहर, ये सभी अरहर जो दालें हैं, ये सभी दालें हालांकि दोनों में आते हैं, खरीफ में भी आते हैं और रबी में भी आते हैं। ये सभी जो है क्या है, रबी की फसल में आते हैं। अब देखिए फिर इसके बाद हम लोग आते हैं जौ, खरीफ की फसलें। खरीफ की फसल कब बोई जाती है, तो ये देखिए खरीफ की फसल जो बोई जाती है वो हो जाएगा आपका खरीफ की सब फसल मई जून में बोई जाती है, या हम इसको और भी आगे ले जा सकते हैं, जून जुलाई, और यहाँ पर अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती है। नवंबर में कटाई कर दी जाती है। आपको ये ध्यान रखना है खरीफ की फसल में जून जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती है। तो ये तो आपका खरीफ की फसल हो गया। इसमें क्या क्या है, तो इसमें ध्यान रखना है, मक्का है, धान है, ज्वार है, बाजरा है, मूंग है, उड़द है, मक्का, धान, ज्वार, बाजरा, मूंग और उड़द खरीफ की फसल के लिए है, जो जून जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में क्या की जाती है, काट ली जाती है। मक्का, धान, ज्वार, बाजरा, मूंग, उड़द, ये सभी जो है मुख्य रूप से खरीफ का फसल है। अब आपको ये ध्यान रखना है, इसमें खरीफ की फसल में यहाँ पर गन्ना भी आ जाएगा। अब आते हैं जायद की फसल। ये ध्यान रखना है, ये बोई जाती है मार्च अप्रैल में और मई जून में काट ली जाती है। ये देखिए मार्च अप्रैल में इसकी बुआई होती है, जब रबी की फसल की कटाई की जाती है, और फिर इसके बाद आपका मार्च अप्रैल मई जून चारों लगातार हो जाएगा, मई जून में काट लिया जाता है। और इसमें ध्यान रखना है कि इसमें यह जो है हरी सब्जियों के लिए प्रसिद्ध है। ये जायद की फसल क्या है, हरी सब्जियां। हरी सब्जियों में आपका खीरा, ककड़ी, तरबूज,
इसके अलावा खीरा, ककड़ी, तरबूज, खीरा, ककड़ी, तरबूज, इन सब के लिए जो है कह सकते हैं, और इन सब के लिए क्या है, जायद की फसलें हैं। इसका मतलब ये मार्च अप्रैल में बोई जाती है, मई जून में इसकी कटाई या मई जून तक उत्पादन हो जाता है। हरी सब्जियां उपयुक्त है, खीरा, ककड़ी, तरबूज, जितनी भी हरी सब्जियां हैं ये आपका जायद की फसलों के लिए है। तो ये हमारे रबी, खरीफ और जायद की फसल हो गई। इसी में से देखिए क्वेश्चन देता है, जैसे गन्ना, ये क्वेश्चन देगा, अरहर, ये क्वेश्चन देता है। फिर इसके बाद कई बार देता है आलू, आलू का उत्पादन जो है किस फसल में है, तो आलू भी इसी में है। फिर इसके बाद कई बार क्वेश्चन इस तरह से भी दे सकता है कि धान का उत्पादन किस फसल में होता है, यहाँ से क्वेश्चन है। यहाँ पर मूंग या उड़द पर भी क्वेश्चन दिया है। हरी सब्जियों का सर्वाधिक उत्पादन किस फसल में होता है, ऐसे भी क्वेश्चन दिया है। तो ये हो गया भारत में कृषि के प्रकार, 3 प्रकार में भारत में कृषि का उत्पादन किया जाता है, और यह उत्पादन जो है अलग अलग जो है समय पर किया जाता है, जिसमें आपका पूरा वर्ष तक 3 फसलें उत्पादित की जाती हैं। फिर इसके बाद अब हम लोग आते हैं कि जो फसल उत्पादन क्षेत्र है, फिर इसके बाद उसका सिंचाई क्षेत्र आएगा कि कहाँ पे नलकूपों सिंचाई होती है, कहाँ पे तालाबों सिंचाई होती है। इस तरह से जो है अलग अलग पार्ट आएंगे। तो ये देखिए हम लोग आते हैं भारत में फसल उत्पादन, फिर उसके बाद अनुसंधान आएगा, फिर कृषि क्रांतियाँ आएंगी। तो ये देखिए इसमें हो जाएगा भारत में फसल उत्पादन, फसल उत्पादन। ये देखिए फसल उत्पादन की बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका भारत में कौन कौन सी फसलें उत्पादित की जाती हैं। तो सबसे प्रमुख भारत का फसल यदि देखा जाए तो धान है, गेहूं है, और उसके बाद ज्वार, बाजरा, कुछ मोटे अनाज हैं, अरहर है। लेकिन आपको यदि देखा जाए भारत में सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन सा अनाज होता है, मतलब अनाज में यदि देखा जाए भारत में सबसे ज़्यादा कौन उत्पादन होता है, तो ये क्या हो जाएगा, धान। धान जो है भारत में सर्वाधिक उत्पादन है। फिर इसके बाद गेहूं है, इसका मतलब है धान का उत्पादन चीन के बाद भी विश्व में देखा जाए तो दूसरा सबसे ज़्यादा कौन करता है, भारत करता है। फिर गेहूं है, गेहूं की भी वही स्थिति, इसका मतलब है ज्वार, बाजरा किस राज्य में सबसे ज़्यादा होता है, प्रति हेक्टेयर उत्पादन कहाँ पे होता है। यहाँ से एक क्वेश्चन हमेशा बनेगा, सभी एग्ज़ामों में एक क्वेश्चन यहाँ से हमेशा बनते हैं कि जिसमें और या तो यहाँ देगा या तो कृषि क्रांतियाँ, जैसे हरित क्रांति किस लिए चलाई गई, श्वेत या ऑपरेशन फ्लड किस लिए चलाया गया, या पीली क्रांति किस लिए चलाई गई कह सकते हैं, या नीली क्रांति किस लिए, भूरी क्रांति किस लिए। तो ये सभी जो है फसल क्रांतियों से भी क्वेश्चन बने हुए हैं। इसका मतलब है फसलों का उत्पादन, और फिर इसके बाद एक टाइप और क्वेश्चन बनता है फसलों से जो उसके अनुसंधान है, जैसे सब्जी अनुसंधान केंद्र वाराणसी में है, गन्ना अनुसंधान केंद्र, इसका मतलब है गन्ना रिसर्च सेंटर लखनऊ, गन्ना अनुसंधान कोयम्बटूर। अब देखिए इस तरह से वन अनुसंधान संस्थान देहरादून, इस तरह से क्वेश्चन बने हैं, दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर। अब आपका ऐसे ही क्वेश्चन भी बना हुआ है। तो ये देखिए, तो यहाँ पर अनुसंधान संस्थान से भी क्वेश्चन बने हैं। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं फसल उत्पादन। आज का क्लास इतना ही। अब इसके बाद आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में फसल उत्पादन बताया जाएगा, क्रांतियाँ बताई जाएंगी। और ध्यान रखिएगा आप हिंदी प्रभात यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।